हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी ऑक्सीजन फैमिली की। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वो किस तरीके के कंपाउंड फॉर्म करती हैं अगर वो कॉमन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, हेलोजन से रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन से। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, उनकी मैक्सिमम वैलेंसी मिनिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है। तो हम जैसा कि नाइट्रोजन फैमिली से देखकर आ चुके हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ये एलिमेंट शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन फैमिली में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही शो करती हैं। तो यहाँ पर ये कैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम सभी को पता है कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, अगर हम ऑक्सीजन की ही बात करें तो जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये देखकर भी आ चुके हैं जो ऑक्सीजन है ये कैसा एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड नंबर का है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काफ़ी तेज़ी के साथ, काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की इसके पास पावर होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी वजह से ही ये क्या करेगा, अपने इन दोनों ऑर्बिटल्स को फिल करने की टेंडेंसी रखता है, पावर रखता है। किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपने ऑर्बिटल्स को फुलफिल कर लेगा। तो इसीलिए ही यहाँ पर अगर ये किसी अदर एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो -2 होगी। तो यहाँ जो ऑक्सीजन होता है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कम देखने के लिए मिलती है। वहाँ क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसी वजह से ये क्या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जबकि और जो एलिमेंट है इसी के हिसाब के वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे, जस्ट लाइक अभी हमने देखा जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऑक्सीजन कैसे शो कर रहा है। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ग्रुप में नीचे जाने पर कम हो रही है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन शो नहीं करता है, या फिर ये कैसे बहुत ही रेयर केस में शो करेगा। और जो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम नॉर्मल लिख सकते हैं इंक्रीज as we go down the group। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का ये हो गया, सल्फर का क्या रहेगा, सल्फर का ये 2D है, सॉरी 2P, सल्फर के पास भी यही रहेगा, कोई बदलेगा थोड़ी ना, लेकिन ये हो जाएगा हमारा 3P। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 के पास क्या होता है, D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये क्या करता है, सिंपल ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए D ऑर्बिटल का यूज़ करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर S ऑर्बिटल भी रहा होगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करके रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑर्बिटल शो होंगे, यहाँ 3 रह जाएंगे। ये सब क्या है, हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो इस केस में ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही तो अनपेयर्ड है इसके पास, ये इजिली डोनेट करेगा, +2 में चला जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन, ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली शो करेगा। अब क्या होगा,
एक्साइटेशन यहाँ से भी तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप यहाँ देखेंगे कि अब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, और हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एलिमेंट्स की, तो वो कितनी है, तो आप यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, डेट इज +6। ये +6 से ऊपर अब शो कर ही नहीं सकता है, ये +7 शो नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती चली जाती है, लेकिन जब हम इनसे भी नीचे की तरफ जाते हैं एलिमेंट के पास, जैसे पोलोनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, इन एलिमेंट्स के पास जाते हैं, तो हमें पता लगता है, हमने लास्ट वीडियो में आप सभी को देखी होगी तो आपको पता चला होगा, एक वर्ड है डेट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारा s ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यहाँ क्या होगा, जितने भी नीचे की तरफ एलिमेंट प्रेजेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, तो ये जो एक्साइटेशन है, जो ये वाला एक्साइटेशन हुआ है, ये एक्साइटेशन नहीं होगा क्योंकि s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई तो हम कह रहे हैं कि नीचे जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब कंपेयर करें कि +4 ज़्यादा होगा या +6 ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे +4 की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी और +6 की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? तो हम नेक्स्ट अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो हम फर्स्ट करेंगे हाइड्राइड फॉर्मेशन, यानी कि अब हम इन एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और हम सभी को पता है जो हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, वो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ सेकेंड की हम बात कर लेते हैं, हाइड्राइड फॉर्मेशन ही लिख देते हैं डायरेक्ट। हाइड्राइड फॉर्मेशन, तो यहाँ किस टाइप के ये हाइड्राइड बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है, हम सभी को पता है, दैट इज H2O। ये हाइड्राइड है किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से रिएक्शन की H2O बना, ऐसे ही H2S, ऐसे ही H2SC, H2T, इस तरीके के हाइड्राइड बनाता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो जो हाइड्राइड थे उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो इसी तरीके से अब हम फिर इनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, इनमें बॉन्ड एंगल कैसे रहा होगा। सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है कि कौन ज़्यादा, कि सेंट्रल एटम कौन है, और सेंट्रल एटम हम कैसे देखते हैं, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है H2O के केस में ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो ये सेंट्रल में इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इस बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं वो ऑक्सीजन के तरफ होते हैं, दोनों में ही ऑक्सीजन की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन सेंटर पर है, ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका रिपल्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होते तो ये आप देख लो बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन इतना नहीं हो पाता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं तो वो काफ़ी करीब हैं, तो इस वजह से यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होता है। अगर ये रिपल्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। तो हम यहाँ कह सकते हैं जैसे जैसे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तभी तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो यहाँ जो हम ट्रेंड में लगा सकते हैं वो हम कैसे कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, H2O का, फिर H2S का, फिर H2SC और फिर H2TE का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर एटम की तरफ नहीं खींचेगा तो रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा, रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं करेगा। तो हम सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, डेट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात की गई है, उन्हीं के हाइड्राइड्स की बात की गई है, सिंपल एटम की बात नहीं की गई है जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सीखी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर H2O है, H2S है, H2SC है और H2TE है। तो यहाँ पर होता क्या है, कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, ये H2O का तो बहुत ही ज़्यादा देन
सबसे ही कम H2S, उससे ज़्यादा H2SC और उससे ज़्यादा H2TE। ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा पास हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ रखते हैं, ये है बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ कैसे H2O का इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है इन कंपैरिजन टू ऑल? क्यों? क्योंकि इसमें H2O में क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तो बॉन्डिंग है ही, जो सभी एटम शो कर रहे हैं वो बॉन्डिंग H2O में प्रेजेंट है, लेकिन उससे अलग, उससे एडिशनल एक और बॉन्डिंग प्रेजेंट है, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए ही जो H2O है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑल, डेट इज H2H, H2SC एंड H2T। तो यही रीज़न है कि हमारा जो H2O है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं अगर कंपेयर करें तो लास्ट वाले H2TE का भी इससे कम है, H2SC का भी इससे कम है और H2S का तो सबसे ही कम है। और यही ग्राफ, इसी तरीके का ग्राफ होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट का, तो वहाँ पे भी रीज़न यही आ जाता है। वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, डेट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज व्हाट? थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि वो अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो कितनी जल्दी से ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पता है ये जो साइज़ है, हाइड्रोजन क्या है? बहुत छोटा है साइज़ में, लेकिन अगर इसके कंपेयर करें तो TE कुछ इतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर कंपेरेबल साइज़ नहीं है, यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है वो कंपेरेबल साइज़ के एटम के बीच है ही नहीं। इस वजह से यहाँ H2TE के केस में ये जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करना आसान होगा इन कंपेरिजन टू H2O, इन कंपैरिजन टू H2O। तो यहाँ जो थर्मल स्टेबिलिटी है हम किस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं? H2O सबसे ही ज़्यादा स्टेबल है, देन H2S सबसे उससे कम, फिर H2SC, और सबसे ही कम जो स्टेबल है वो क्या है? H2TE, ड्यू टू साइज ऑफ टेलुरियम। ठीक है, साइज उसका ज़्यादा है, जो बॉन्डिंग है वो सही वाले ऑर्बिटल के साथ नहीं है, और जब ऑर्बिटल सेम नहीं होते हैं तो बॉन्डिंग उतनी ही वीक रहती है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो गई तो यहाँ हम इसको नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, डेट इज एसिडिटी। और एसिडिटी क्या है? हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, हम कहते हैं 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जितनी आसानी से कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो H2 को डोनेट करता है सॉल्यूशन में, वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अभी हमने देखा अगर H2TE स्टेबल कम है तो हाइड्रोजन को वो ईजिली ब्रेकआउट करेगा सॉल्यूशन में। अगर हाइड्रोजन ईजिली ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है। हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा डोनेट करेगा एसिडिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस केस में ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा, H2TE ज़्यादा एसिडिक है ड्यू टू यहाँ जो बॉन्डिंग है वो कैसे? वीक बॉन्डिंग है। तो H2SC, देन H2S और देन H2O। ठीक है, अब हम इसी को ही कोरिलेट करते हैं इसीलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर से। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे? जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज आउट करेगा वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। अभी हमने देख लिया वही एसिडिटी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका भी? TE के केस में ज़्यादा, SE के केस में उससे कम, देन सल्फर और देन ऑक्सीजन। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे ये जो फैक्टर है हाइड्राइड फॉर्मेशन के ऊपर, किस तरीके से कौन इंक्रीज कर रहा है और किस तरीके से कौन डिक्रीज कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो डेट इज ऑक्साइड फॉर्मेशन, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पर होगी हेलोजेंस, हैलाइड फॉर्मेशन है, रिएक्शन विद हेलोजेंस, हैलाइड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन का कैसे रिएक्ट करेगा? हम फैमिली ऑक्सीजन की पढ़ रहे हैं, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑक्साइड फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, लास्ट में भी पढ़ा था, दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, यानी कि हैलाइड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ये ज़्यादा हेलाइड्स नहीं बनाता, मोनो हेलाइड्स बना लेता है, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या डाई हेलाइड्स बना लेता है, या ऑक्सीजन ज़्यादा हेलाइड्स फॉर्म नहीं करता है। लेकिन जो सल्फर होता है वो अभी हमने देखा जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे, वो काफ़ी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिस वजह से जो सबसे ज़्यादा हैलाइड फॉर्मेशन होगी वो सल्फर की रहेगी पूरे ही ग्रुप में। यहाँ पर क्या होगा? जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है डेट इज +2
+4 +6 +1 इवन +1 भी, तो यहाँ इस टाइप के ये हैलाइड फॉर्म करते हैं। और +6 वाला हैलाइड सिर्फ और सिर्फ सल्फर के केस में मिलता है SF6। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया था ये किस तरीके से अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड करता रहता है और कैसे कैसे बॉन्डिंग बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो मोनो डायल हैलाइड्स बनाते हैं, सल्फर हेक्सा हैलाइड्स तक बना लेते हैं, और जो जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं और भी हैलाइड्स फॉर्मेशन की जो वहाँ वैलेंस है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट होने लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करने लगे कि SF6 SF6 कि मतलब SF6 आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, SF7 क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, ड्यू टू वहाँ पर जो ऑर्बिटल एबिलिटी है वो क्या है ही नहीं, उसके पास ज़्यादा 6 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, तो यही रीज़न है किस चीज़ का, हमारा जो SF7 प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आप लोगों से। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो आप क्या करेंगे, अब जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप NCERT खोलेंगे और कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड होते हैं कि ऑक्सीजन क्यों नहीं फॉर्म हो पा रहा है, इस टाइप का हैलाइड क्यों नहीं फॉर्म कर पा रहा है इस ऑक्सीडेशन नंबर का, जो सल्फर है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो कर पा रहा है। तो रीज़न सब यहीं से ही आते हैं, आंसर सब यहीं से ही आते हैं। अगर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर रहा होगा तो अब आप उन क्वेश्चन को करने में अटकेंगे नहीं। अगर ये वीडियो अगर थोड़ा भी डाउट रह गया है तो आप क्या करेंगे, फिर से रिवाइंड करेंगे वीडियो और फिर से एक बार इसको देख लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।